बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। ये सब कुछ देखकर मेरे दिल को एक अजीब इत्मीनान और सुकून हासिल हुआ था, एक ऐसा सुकून जो मुझे इससे पहले कभी मुयस्सर ना आया था। मैं काफ़ी देर तक इसी कैफियत में आंखें बंद किए लेटा रहा। अजाब का इतना तनाव बहुत हद तक कम हो चुका था, जैसे मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। दोपहर के बाद हमजाद वापस आ गया, साथ ही हम दोनों के लिए खाना लाना भी नहीं भूला था। मगर खाने पर नज़र पड़ते ही मैं चौंक उठा। इतना सारा खाना आज, ये तुम खिलाफे मामूल इस कदर खाना क्यों ले आए? जितना खाया जाए खा लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। दरअसल रास्ते में आते आते मुझे इन कमबख्त पुलिस वालों पर ताव आ गया जो हवेली के आसपास धरना देकर बैठ गए हैं। आज इन कमबख्तों को भूखा मारा जाए। वो खाना खाने बैठने ही वाले थे कि मैंने इनके खाने पर हाथ साफ कर दिया। हमजाद की बात सुनकर मैं और जब्बार हंसने लगे और इस तरह अगला दिन भी ऐसी ही खुशगपियों में गुजरा। अगले दिन हमजाद ने मुझे बताया कि नवाब साहब किबला सख्त परेशान हैं, इन्हें राहत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ राहत के घर वाले इसकी हरकत पर सख्त नाराज हैं, मगर मजबूर हैं क्योंकि राहत अब बाकायदा शांति से निकाह कर चुका है। इसने अब शांति का नाम बदल कर शकीला रख दिया है। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ। अब जब्बार का हमजाद भी तकरीबन ठीक हो चुका था, इसलिए मैं अपने हमजाद को मापारा की तलाश में रवाना कर सकता था। अब मसला सिर्फ ये था कि जब्बार का हमजाद ठीक होने के बाद दोबारा इसे ना सोने देगा। ये बात पहले ही मैं सोच चुका था, इसलिए इस वक्त भी मैंने जब्बार को सुलाया हुआ था। मुमकिन था कि आइंदा रात या इसके बाद आने वाली रात को इसे जागते रहना पड़े। मेरे और हमजाद के अंदाजे के मुताबिक कल सुबह तक जब्बार का हमजाद पूरी तरह काबिल अमल हो सकता था। दूसरे दिन सुबह होते ही मेरा हमजाद अपने मिशन पर रवाना हो गया। इसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द लौटने की कोशिश करेगा और यही हुआ भी। वो दोपहर के कुछ देर पहले ही वापस आ गया। मैंने इसके चेहरे से अंदाज़ा लगाया कि वो कामयाब लौटा है। बहुत तवील सफ़र करना पड़ा, हमजाद ने कहा, मगर मैं आखिरकार इसे ढूंढने में कामयाब हो ही गया। मैं सांस रोककर हमजाद की बात सुनता रहा। वो फिर बोला, मापारा कलकत्ता जा पहुंची है, अब कहिए क्या इरादे हैं? वो मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला, कहना क्या है, अब बस चलने की तैयारी करो। वो दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, मगर मैं इसे किसी कीमत पर माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसे बहरहाल शेख करामत के आगे सर झुकाना पड़ेगा। मैं होश में आ गया। इसी रात मीरठ से चलने का प्रोग्राम बना लिया गया। तय पाया था कि अंधेरा फैलते ही यहाँ से कलकत्ता के लिए रवाना हो जाए। हमजाद का मशवरा ये था कि मीरठ से कम अज़ कम गाज़ियाबाद तक दोनों हमजाद मुझे और जब्बार को बगैर किसी सवारी के ले जाएं। इसके बाद ट्रेन पर सफ़र किया जाए। गाज़ियाबाद दिल्ली के बाद पड़ने वाला एक वीरान सा स्टेशन था, जहां ट्रेन मुश्किल से 2 मिनट ठहर कर कलकत्ता के लिए रवाना हो जाती थी। हमजाद ने यह मशवरा इसलिए दिया था कि मैं ज़ख्मी हालत में था और मेरे लिए ज़्यादा तवील सफ़र बगैर किसी सवारी के नुकसानदेह हो सकता था। हालांकि ये भी मुमकिन था कि इसी रात हमजाद मुझे और जब्बार को कलकत्ता पहुंचा देता, लेकिन मैंने इसके मशवरे को अहमियत दी क्योंकि कई मौक़ों पर मैंने इसकी बात न मानकर नुकसान उठाया था। इसी शाम एक और हादसा पेश आया। मैं जब्बार का सहारा लेकर गुस्लखाने से निकल ही रहा था कि एक खंजर लहराता हुआ आया और सामने वाले दरवाजे में पेवस्त हो गया। मेरा अंदाज़ा था कि वो खंजर यकीनन सामने वाली हवेली के छत से फेंका गया था। इस वक्त मेरा हमजाद रात के खाना लेने के लिए गया हुआ था। जब्बार के चेहरे पर खौफ के आसार पैदा हो गए। वो मुझे लेकर जल्दी से सहन अबूर करके कमरे में दाखिल हुआ। इसी कमरे के दरवाजे के ऊपरी चौखट में वो खंजर पेवस्त था। मैंने कमरे में दाखिल होते ही देखा कि इस खंजर के साथ कोई कागज़ भी था। मैंने मसारी पर लेटते हुए जब्बार से कहा कि वो खंजर चौखट से खींच लाए। वो डरता डरता सा कमरे से बाहर निकला। अब इसके हाथ खंजर की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने देखा
कि इसके हाथ में कपकपाहट थी। खैर किसी तरह वो खंजर और इसके दस्ते पर लिपटा हुआ कागज़ लेकर मेरे पास आ गया। मैंने बेताबी से खंजर से लिपटा हुआ कागज़ खोला और पढ़ने लगा। इसमें लिखा था, शेख करामत, हम वाकिफ़ हैं कि तुम पुलिस और मिलिट्री से बचकर यहाँ छुपे हुए हो। अगर हम चाहते तो पुलिस या मिलिट्री को तुम्हारे और जब्बार के बारे में मुतला कर सकते थे, मगर हमने दानिस्ता ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। हम इस बात से भी आगाह हैं कि तुम लोगों के पास यकीनन कुछ मफूकुल फितरत कुव्वतें हैं। तुम लोग यकीनन फिर पुलिस या मिलिट्री को धोखा देकर साफ निकल जाते, जिसका मुजाहरा हम लोग खुद एक मर्तबा देख चुके हैं। इस वक्त जब जब्बार ने खुद को मिलिट्री की कैद से आज़ाद करवाया था, हम बाखूबी जानते हैं और इस सिलसिले में पूरी तहकीक कर चुके हैं कि तुम दोनों का ताल्लुक किसी भी ऐसी खुफिया तहरीक या तंजीम से नहीं जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पोशीदा तौर पर काम कर रही है। फिलवक्त हम अपने इन ज़राए का इजहार नहीं करना चाहते जिनके ज़रिए हमें ये पता चला कि तुम दोनों कहाँ छुपे हुए हो। हम ये भी बताएं कि हमने ये खंजर सामने वाली हवेली के छत से तुम्हारी हवेली में फेंका है, लेकिन अगर तुम हवेली वालों से किसी भी तरह इसके बारे में इस्तफ़सार करोगे तो वो कुछ भी ना बता सकेंगे। वो खुद इस वाक़े से बेखबर हैं और इनका हमारी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। वैसे भी तुम इस सूरत हाल में नहीं कि इनसे कुछ पूछ गुछ कर सको, लेकिन हमने सिर्फ तुम्हारी इत्तला के लिए ये तहरीर किया है। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। इसका खुला सबूत ये है कि तुम इस वक्त भी हवेली में मौजूद हो। हम अपने बारे में मुख्तसर इतना लिख देना काफ़ी समझते हैं कि हमारा ताल्लुक़ ऐसे मुल्क गिर खुफिया तंजीम से है जो अंग्रेज़ों के नापाक वजूद को इस सरजमीन से हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती है। इस सिलसिले में हमने अब तक लातादाद कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा भी इसका हौसला रखते हैं। हम तुम लोगों से भी दोस्ती और भरपूर तावन की ख्वाहिशमंद हैं। अगर तुम हमारे इस नेक और अजीम मकसद से मुत्तफिक हो और हर तरह हमारा साथ देने पर तैयार हो तो कल शाम इसी वक्त ये खंजर इसी चौखट में पेवस्त कर देना जहाँ से आज इसे निकाला है। इसके बाद हम तुमसे राब्ता पैदा कर लेंगे। एक मुहब्बे वतन। मैंने पूरा ख़त पढ़ लिया। इस ख़त ने मुझे मुतासर किया था। मैंने ख़त जब्बार की तरफ बढ़ाया। जब वो ख़त पढ़ चुका तो मैंने इसके चेहरे को बगौर देखा। मुझे इस पर ऐसे तासुरात नज़र ना आए जिनसे ये इज़हार होता कि वो भी मेरी तरह इस तहरीर से मुतासर हुआ है। इसका रद्द अमल ये था जैसे इसकी नज़र में ये कोई ख़ास बात ना हो। मैंने इससे पहले कभी इस नहज पर सोचा ही नहीं था। जब्बार ने ख़त मुझे वापस कर दिया और इसी अरसे में हमजाद खाना लेकर आ गया। मैंने इसे भी वो ख़त दिखाया। जब वो ख़त देख चुका तो मैंने इससे कहा, ये सब तो ठीक है कि मैं इन लोगों के ख्यालात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, मगर मसला सिर्फ कल शाम का है जब हमें आज ही रात हर कीमत पर यहाँ से कलकत्ता के लिए रवाना हो जाना है। अगर आप वाकई इन लोगों का साथ देने पर आमादा हैं तो इनसे राब्ता पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं। इसके लिए मैं जो मौजूद हूँ, लेकिन फ़िलहाल दूसरा मसला दरपेश है। हमें पहले कलकत्ता पहुंचकर मापारा से निपटना है, इसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है। हमजाद ने कहा। हमजाद ने मेरी मुश्किल हल कर दी थी। मैंने इसकी बात से इत्तफाक किया, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि वो लोग जिन्होंने मुझे ख़त लिखा है इनके इल्म में कम अज़ कम ये बात आ जाए कि मैं इनसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। इसके बाद मापारा से निपट कर हमजाद के ज़रिए मैं जब चाहूँगा इनसे राब्ता कायम कर लूँगा। इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि ख़त के हदायत के मुताबिक खंजर दरवाज़े के ऊपरी चौखट में पेवस्त करने के बाद ये हवेली छोड़ दी जाएगी, और ये काम मैंने इस वक्त के लिए उठा रखा जब रात के वक्त हमें यहाँ से चलना था।
अभी मेरे सामने कई मसाइल थे। मापारा से निपटने के बाद सबसे पहले मुझे अपनी टांग के इलाज की फिक्र थी, जिसे वक्ती तौर पर हमजाद ने ऐसा कर दिया था कि अब मुझे ज़रा बराबर तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी। अलबत्ता मैं इसे इस्तेमाल करने से कासर था। तकरीबन निसफ शब के बाद हम हवेली से रवाना हुए। रवानगी से कबल मेरी हदायत पर जब्बार ने वो खंजर दरवाजे की चौखट में पेवस्त कर दिया था और एहतियातन इस खत को जला दिया था जो इस खंजर के साथ हमें मौसूल हुआ था, ताकि आइंदा किसी मौके पर यह खत पुलिस के हाथ न लग जाए। जब हम रवाना हुए तो पूरे शहर में सन्नाटा तारी था। कभी कभार किसी चौकीदार की सदा ज़रूर सुनाई दे जाती थी या कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुकूत शब को मजरू कर देती थी। क्योंकि सफ़र तवील था और हमें दिल्ली से भी आगे गाज़ियाबाद पहुंचना था, इसलिए एहतियात के पेश नज़र हमजाद ने मुझे और जब्बार को बेहोश कर दिया। मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को ट्रेन में पाया। मेरे बराबर वाले बर्थ पर जब्बार मौजूद था और अब तक गालबन बेहोश था। इसका हमजाद इस पर झुका हुआ शायद इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने देखा कि इसका जिस्म खुद ब खुद कई दफ़ा हिला था। चंद ही लम्हे बाद इसने भी आंखें खोल दी और गालबन इसे भी मेरी तरह अपने ट्रेन में होने पर हैरत हुई थी। इसके चेहरे से भी जाहिर हो रहा था। मेरी नज़र अपने हमजाद पर पड़ी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही वो बोला, गाज़ियाबाद पहुँचते पहुँचते दरअसल इतना वक्त नहीं रहा था कि हम आप दोनों को होश में लाते, फिर गाड़ी में सवार करते। जब हम वहां पहुंचे तो गाड़ी आखिरी सीटी देकर चल पड़ी थी। जब गाड़ी कुछ और आगे निकल गई और वीरान इलाका शुरू हो गया तो हमने फर्स्ट क्लास के इस डब्बे में आपको पहुंचा दिया। आप दोनों के टिकट, कपड़े और ज़रूरी सामान इन दोनों सूटकेसों में मौजूद है जो ऊपर रखे हैं। हमने आप दोनों को इसी वक्त बेदार किया है जब हम मुकम्मल इंतज़ाम कर चुके हैं। अब फिक्र की कोई बात नहीं। 4 दिन के तवील और थका देने वाले सफ़र के बाद हम सहर अफसों की सरजमीन बंगाल की हदूद में दाखिल हुए। वो बंगाल जिसके बारे में मैंने बचपन में अजीबोगरीब कहानियाँ सुनी थी, जिसके कदीम बशिंदों के बारे में नाकाबिले फ़हम और पुरसरार दास्तानें मशहूर थीं, जिन पर मैंने कभी यकीन नहीं किया, मगर बाद में पेश आने वाले वाक़यात ने मुझे इन पर इनकी सद हकीकत रोशन कर दी। मैं इस सरजमीन पर नहायत पुरसरार और अजीब हालात से दो चार हुआ, जिनका तज़किरा मेरी सरगुज़श्त में आगे चल कर आएगा। इन 4 दिनों में जब्बार का जाग जाग कर बुरा हाल हो चुका था। इसके हमजाद ने हस्बे आदत इसे एक लम्हे को आंख न झपकने दी थी। जब गाड़ी होड़ा स्टेशन पर रुकी तो मेरी जान में जान आई। मुझे खतरा था कि कहीं जब्बार नींद की झोंक में कोई गलत हरकत न कर दे। मैं बैसाखियों के सहारे ट्रेन से उतरा। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कलकत्ता आया था और गालबन जब्बार भी, लेकिन हमजाद मुझे रास्ते ही में सब कुछ बता चुका था कि हमें कहाँ ठहरना है और क्या करना है। अब हम एक तरह से ख़तरे की हदूद में दाखिल हो चुके थे। हमें यहाँ कदम कदम पर मोहतात रहना था। हमारा उठाया हुआ कोई भी गलत कदम हमें भयानक नताइज से दो चार कर सकता था, क्योंकि हमारे इल्म में था कि अगर मापारा ने किसी भी तरह यहाँ की पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया तो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए प्रोग्राम ऐसा बनाया गया था कि मापारा को संभलने का मौका न मिले और न ही वो यहाँ से कहीं और फरार होने में कामयाब हो सके। हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक बात माना थी, वो ये कि हमें बहरहाल एक पूरा दिन कलकत्ता में खामोशी के साथ गुजारना था और रात के वक्त इस पर हमला करना था। अगर किसी तरह इसने ये पता चला लिया कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं या इसे हमारा ख्याल आ गया तो मामला गड़बड़ा सकता है। हमजाद इस पर बेखबरी में हमला करना चाहता था,
मगर शायद तकदीर हमारे साथ दे रही थी। हम ट्रेन से उतरकर सारा दिन लोहरचितपुर रोड के एक मुसाफिरखाने में आराम करते रहे। रात के वक्त हमजाद ने बताया कि अभी तक मापारा हम लोगों की तरफ से लाइल्म है। हालांकि इसकी फूफी यानी तबीब ख़ास इरशाद अहमद की छोटी बहन आरफाना का फ्लैट भी लोहरचित रोड पर था जहां मापारा ठहरी हुई थी। रात होते ही दोनों हमजाद हमें खामोशी से मुसाफिरखाने से निकाल ले गए। इस मरतबा मैंने एहतियातन जब्बार को भी अपने साथ ही रखा था। कुछ देर बाद ही हम एक फ्लैट की गैलरी में थे। मेरे सामने इस वक्त भी बैसाखियाँ मौजूद थीं और जब्बार भी पूरी तरह मेरी खबरगिरी कर रहा था कि कहीं मैं किसी चीज़ से उलझकर गिर ना पड़ूं, मगर ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया। ये हमारी खुशकिस्मती ही थी कि मापारा तन्हा हमें एक कमरे में मिल गई, जिसके दरवाजे भी खुले हुए ही मिले। कमरे में शमादान रोशन था। आज ज़िंदगी में पहला मौका था कि मैंने मापारा को ख्वाबदीदा हालत में देखा, वरना हर बार वो मुझे जागती हुई मिलती थी। शायद यही इसकी बदनसीबी थी। दोनों हमजाद कमरे में दाखिल हो चुके थे। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि बिजलियां सी कूद गई हों, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई ना दी। काफ़ी देर कमरे में ये तमाशा जारी रहा और हम दोनों सहमे हुए खड़े रहे। फिर इन्हीं बिजलियों का एक जाल सा मापारा की मसहरी पर मोहित हो गया। ऐसा होते ही वो एकदम सोते सोते उछल पड़ी और खोई खोई नज़रों से चारों तरफ देखने लगी। इसने एक बार उठना चाहा, मगर रोशनियों के जाल से टकराकर फिर बिस्तर पर गिर पड़ी। मैंने देखा कि इसकी आंखों में आंसू भर आए। वो भरी हुई आवाज़ में बोली, शेख तुमने ये बहुत बुरा किया, बहुत। आवाज़ कुछ ज़्यादा बराने के सबब इसका फ़िक्रा अधूरा ही रह गया। मैं फतह व कामरानी के नशे में चूर इस मगरूर और सरकश मापारा की शिकस्त का नज़ारा देख रहा था, जिसने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। ये ख्याल आते ही जैसे मेरे सारे ज़ख्म हरे हो गए। तुम कहती हो मैंने बुरा किया। तुम वो दिन भूल गई जब तुमने कहा था, शेख एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसके बाद तुमने मुझे पै दर पै दुखों और मुसीबतों में मुब्तला करके मेरठ छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया था। और इस वक्त से इस दिन तक जब तुमने मुझे आखिरी बार अपने फ़रेब में मुब्तला किया, क्या क्या क़यामतें मुझ पर गुजर गईं, मगर मैंने तुमसे कभी गिला नहीं किया कि तुमने मेरे साथ बुरा किया। मेरी बात सुनकर मापारा का झुका हुआ सर उठा। मैंने देखा कि इसकी आंखों में अजीब सी बेबसी थी। फिर वो बोली। इस बार इसकी आवाज़ में घबराहट नहीं थी। तुमने मुझ पर बेखबरी में हमला किया। मैं जानती हूँ कि अगर रोशनियों का ये जाल सुबह तक मुझ पर मोहित रहा तो मेरी सारी क़ुव्वतें सलब हो जाएंगी। फिर इसकी आवाज़ में एकदम सख्ती आ गई, मगर मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने भी कभी तुम पर रहम नहीं किया। ये मेरा अपना ही कसूर है। अगर आज मैं अपनी इबादत में मसरूफ़ होती तो तुम कभी मुझ पर काबू ना पा सकते। मेरी इबादत का मतलब गालबन तुम अच्छी तरह समझते हो। तुम्हारी इबादत और रियासतों से मैं बाखूबी वाकिफ़ हूँ। मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी रग रग पहचानता हूँ और इसी का नतीजा है कि आज मैंने तुम्हारी सरकशी पर काबू पा लिया। मेरे लहजे में तंज था जिसे मापारा भी बखूबी महसूस कर सकती थी। तुम फिर जाओ जश्न मनाओ कि तुमने मापारा को शिकस्त दे दी। मीना की बेटी तुमसे हार गई। ये कहते कहते वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी। इसी वक्त हमजाद ने मुझे चलने का इशारा किया। अब हमें कल सुबह तक इंतज़ार करना था। इस सुबह का इंतज़ार जब मापारा की तमाम हैरत अंगेज़ कुव्वतें मफलूज हो जाती और मेरा हमजाद इसके वजूद से पुरसरार बिजलियों के जाल को हटा लेता,
پھر اس صبح کے بعد مجھے آنے والی رات کا بھی انتظار کرنا تھا، اس رات کا جس کے دامن میں میری تشنگا آرزوئیں سیراب ہوتی، میں بیساکھیوں کے سہارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں۔